युवा पत्रकार सदफ कामरान जी है। क्या मामला हुआ था हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये जो मामला है वो 4 तारीख से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक इलाका है जलालाबाद, वहाँ पर एक ख़बर वहाँ से निकल करके सामने आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि वहाँ के एक नौजवान व्यक्ति जो हैं, जिनका नाम फ़िरोज़ कुरैशी है, कुछ लोगों ने मारा और मारते मारते उनकी हत्या कर दी। शुरुआती वक्त में ये खबर निकल करके आई कि एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। हमने 5 तारीख को, क्योंकि ये मामला 4 तारीख को शाम में जो है घटना होती है, रात के आसपास लगभग 8 बजे वो इंसान जो है अपने घर से निकलता है और 11 बजे के आसपास उसकी मौत होती है। तो इस मामले पर उनके भाई जो हैं वो पुलिस प्रशासन से शिकायत करते हैं कि मेरे भाई को पिंकी, पंकज, राजेंद्र और उनके साथियों ने मिल करके मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि उस इंसान की मौत उसकी पिटाई की वजह से हो गई। हमें ये खबर मिली सोशल मीडिया के ज़रिए और उस इंसान ने जो पुलिस प्रशासन को जो लेटर लिखा था फ़िरोज़ कुरैशी के भाई ने, उस लेटर के आधार पर और जो बयानात सामने आए उसके आधार पर हमने खबर चलाई। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने खबर चलाई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और हमने उसी को दिखाते हुए एक खबर चलाई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के शामली में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। ये पहली बार नहीं हुआ था, भारत में कई मॉब लिंचिंग के मामला सामने आए। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कई मामला सामने आ चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ ऐसा भी हुआ है कि किसी शख्स की मॉब लिंचिंग हुई है और उस इंसान के मारे जाने पर उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं थी। इस तरह का एक मामला सामने आया, हमने उसको लेकर के हमसे पहले और अन्य पत्रकारों ने, जिसमें वसीम भाई हैं, जाकिर भाई हैं, वसीम अकरम त्यागी, जाकिर त्यागी और 3 और साथियों ने जो है वो इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर बातें रखी, बातें लिखी। इससे होता यह है कि अगले दिन उन लोगों के ऊपर, यानी कि 5 तारीख को ये लोग लिखते हैं, 6 तारीख को जो है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। कितने पत्रकार हैं? उसमें 2 पत्रकार हैं और 3 और लोग हैं, यानी कि टोटल 5 लोग हैं। उन लोगों पर एफआईआर होती है। हम फिर खबर बनाते हैं, हम ये खबर बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के शामली में एक घटना घटित हुई और वहाँ जो है इस तरह का मामला सामने आया था, एक कथित मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और उसमें जो है खबर चलाने की वजह से, खबर दिखाने की वजह से 2 पत्रकार सहित 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। हमने उस वीडियो में ये भी बताया कि यूपी पुलिस अब इसका खंडन कर रही है और वो ये दावा कर रही है कि ये मॉब लिंचिंग से मौत नहीं हुई। उनकी मौत की वजह मॉब लिंचिंग नहीं है, बल्कि उनके मौत की वजह यह है कि भाई जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो ये बताया गया कि उन्हें कोई ऐसी इंजरी नहीं थी, ऐसी कोई चोट नहीं पहुंची थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन यूपी पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। वो यूपी पुलिस जो हर एक छोटे मोटे घटना को लेकर के या हर बड़ी घटना को लेकर के अक्सर मैंने देखा, मुझे लगता है मैंने सैकड़ों खबर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई और उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर हमने खबर बनाई है, जिसमें हमने अक्सर दिखाया कि किस तरह से यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो जारी करते हुए ये बताते हैं कि मैं इस पद पर हूँ, किसी थाने में, किसी चौकी में कौन किस पद पर हैं, वो बताते हुए ये बताते हैं कि मैं इस थाना का इंचार्ज हूं या पुलिस अधीक्षक हूं और एक घटना जो है उत्तर प्रदेश के इस ज़िले के इस थाना अंतर्गत इस गांव में घटित हुई, हमने इस पूरे मामले पर इतने अभियुक्त को गिरफ्तार किया या आरोपी को पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस तरह के एक वीडियो जो है अक्सर हर घटना में आती है। लेकिन शामली वाले मामले में यूपी पुलिस ने किसी तरह का वीडियो भी जारी नहीं किया, हमें कोई वीडियो नहीं मिली। हमने एक खबर बनाई और खबर के बाद हमने दूसरी खबर बनाई जिसमें हमने यूपी पुलिस के द्वारा की गए एफआईआर का खंडन किया। चूंकि एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम पत्रकार साथियों के साथ खड़े हों। हमें लगा कि नहीं, पत्रकारों ने एक मैसेंजर का काम किया था, उन्होंने एक मैसेज पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि यूपी में एक ऐसी घटना घटित हुई है। उसके बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा कि भाई आपने भारतीय न्याय संहिता के उन धाराओं का इस्तेमाल क्यों किया जो एक हल्का धारा है, उस पर मॉब लिंचिंग के धारा क्यों नहीं लगाए गए जब एक तरह से एक भीड़ ने मारा। बस ये बात उन लोगों ने सवाल किया, हमने उस सवाल को कोट किया कि भाई ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। इसके आधार पर हमने खबर बनाते हुए ये भी बताया कि यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बात कही है। हमने ये बताया कि यूपी पुलिस ने इस मामले का खंडन करते हुए ये दावा किया कि नहीं, मॉब लिंचिंग से उनकी मौत नहीं हुई है। उनका ये कहना है पोस्टमार्टम में ये बात साबित नहीं हुई कि उन्हें किसी ने मारा और इसकी वजह से मौत हुई। हमने ये भी खबर बना दी। 6 तारीख को हमारी ये खबर भी चल गई। 7 तारीख को हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। ये काफ़ी चौंकाने वाला था, इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि खबर मैंने 5 तारीख को बनाई। 6 तारीख को जब 5 लोगों पर एफआईआर हुआ तब हमारे चैनल पर एफआईआर नहीं हुआ था। फिर 7 तारीख को अचानक से एफआईआर क्यों हुआ, ये भी एक
बड़ा सवाल है और ये समझ से परे वाली बात है। यानी आपने जो है एफआईआर के अकॉर्डिंग जो है न्यूज़ बनाया। हमने एक जो खबर बनाई वो पहले तो ये कि जो फिरोज कुरैशी के भाई हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, उस आरोपों के तहत, और साथ में मैंने उस खबर में या उसके नेक्स्ट खबर में मैंने ये भी दिखाया था कि किस तरह से यूपी पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, जिनमें तीन नामजद लोग थे, और शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता का शायद 105 जो सेक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए 3 लोगों पर, पंकज, पिंकी और राजेंद्र पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। और जो दूसरे पत्रकार है क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? ये तमाम लोगों पर सेम धाराओं के साथ जो है वो कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक हम लोगों को कोई इसको लेकर के आगे की सूचना नहीं मिली है। जैसे इस तरह का जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, क्या कुछ डर सता रहा है या आगे आप इसी तरह बेबाकी से बात रखेंगे? देखिए, डरने वाली बात है, डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि मैं डर गया हूँ। डरने वाली बात यह है कि आखिरकार पत्रकारों के साथ अगर इस तरह के मामला सामने आएंगे तो आज मैं हूँ, कल आप होंगे, आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर होगा। वो हिंदुस्तान में एक बड़ी कहा सकता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जब कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग बड़ा जश्न मना लेते हैं, लेकिन होता है क्या है, अगले दिन जब उनके साथ होता है तो उन्हें लगता है कि यार उनके साथ तो गलत हुआ था। ये वक्त है कि हम तमाम लोगों के साथ खड़े रहें। मैं खड़ा था उन 5 लोगों के साथ और शायद उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। तो मुझे लगता है कि डरने वाली बात ये नहीं है कि मैं डर गया हूं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है। बस ये है कि कौन सही कर रहा है। हम डरे नहीं हैं, हमने खबर बनाई उसके बाद भी, हम खबर बना रहे हैं उसके बाद भी, और हम बनाते रहेंगे जब तक कि कहा सकता है कि ज़बान को बंद नहीं किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, आगे उसको लेकर के जो कुछ भी होगा उसके लिए हमारी लीगल टीम ये तमाम चीज़ों को देखेगी कि आखिरकार इस मामले में जो है वो न्यायालय क्या कहती है। क्या न्यायालय भी वैसी ही नज़र रखती है जैसी नज़र पुलिस प्रशासन रख रही है? हालांकि अगर आपने रविश कुमार जी का वो वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने हमारे चैनल को लेकर के, मेरे बयान को लेकर के उन्होंने जो खबर चलाई थी, उसमें उन्होंने एक मामले का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने बताया, टॉपिक दिया है मॉब लिंचिंग की वजह से युवा पत्रकार पर जो एफआईआर हुई। तो आप सोचिए कि क्या सिर्फ मॉब लिंचिंग लिखने या कह देने की वजह से एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये चिंताजनक है, और ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि सिर्फ ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान के तमाम पत्रकारों का है। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कहीं ना कहीं ये जो हमला हुआ है। देखिए, ये तो अटैक है, जर्नलिज्म पे एक अटैक है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतने यूट्यूबर्स क्यों हो गए, क्यों यूट्यूब पर इतने न्यूज़ चैनल बनने लगे, क्यों इतने पत्रकार आ गए, क्यों सब के सब लोग सड़क नाले की खबरें बना रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों को शौक है? लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आपकी सड़कों को नहीं दिखा रही है। कभी आप नहीं देखते होंगे कि आज तक, या फिर तमाम जो न्यूज़ चैनल है, मैं किसी चैनल का नाम क्यों लूँ, तमाम जो बड़े चैनल हैं जो अपने आप को स्वघोषित बड़े चैनल के तौर पर पेश करते हैं, आप बताइए कि उनके चैनलों पर आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर के सड़कों को दिखाया जा रहा हो, नालियों को दिखाया जा रहा हो। ये काम वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स कर रहे हैं जो हाथों में मोबाइल लेकर, एक माइक लेकर के निकलते हैं और वो लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि कई सारे पत्रकारों के ऊपर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो आवाज़ बन रहे हैं और आवाज़ बन करके लोगों की बातों को रख रहे हैं, और ऐसे लोगों की सराहना करनी चाहिए, ना कि आप ये कहिए कि यार इन्हें क्या ज़रूरत है। अगर वो लोग अपना काम कर रहे होते तो यकीन मानिए कि प्रेस इंडेक्स में हिंदुस्तान का जो रैंक है वो नीचे से टॉप नहीं कर रहा होता। भारत की पत्रकारिता का जो स्तर है वो इस तरीके से गिर गया हुआ है कि शायद अब उसे उठा पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि ये कोशिश जो कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं, कुछ गिने चुने पत्रकार हैं, वो कर रहे हैं, और इसके लिए वो तमाम लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हों, योगी आदित्यनाथ हों या नीतीश कुमार हों या जो भी हों, उन तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसे पत्रकारों की तो सराहना की जानी चाहिए कि वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बस हम एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की कोशिश में हैं।
हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ पर करप्शन ना हो, जहाँ पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर कोई भी जो है इंसान जो है धर्म देख करके किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, किसी पर ज़बरन जो है ज़बरदस्ती ना हो। ये तमाम कोशिशें हैं हमारी, और ये कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है और हमें उम्मीद है कि इन छोटी सी कोशिश को अगर सब लोग करना शुरू कर दें तो एक बेहतरीन हिंदुस्तान बनेगा। और वो हिंदुस्तान मुझे लगता है कि गांधी का हिंदुस्तान होगा, वो मौलाना आज़ाद का हिंदुस्तान होगा, वो बेहतरीन से बेहतरीन हिंदुस्तान होगा। और उसी हिंदुस्तान का तसव्वुर तमाम जो है इंसान कर रहा है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो एफआईआर हुआ है उसे तो लीगली देखा जाएगा, लेकिन ये एक पूरी तरीके से एक गलत कह सकता है कि एफआईआर है। और इसको लेकर के देश के तमाम जो सभ्य लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, जो लोकतंत्र को समझते हैं, जो समझते हैं कि प्रेस की आज़ादी क्या है, जो समझते हैं कि संविधान का आर्टिकल 19 क्या है, उन्हें मुझे लगता है कि इस बात का एहसास होगा कि ये गलत हो रहा है।